बीजेपी की नई राष्ट्रीय टीम की घोषणा होने के बाद अब चर्चा इस बात की है कि नरेंद्र मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बड़ा फेरबदल यानी मंत्रिमंडल में जो फेरबदल होने वाला है वो कब होगा और इस फेरबदल में किन नए नामों को शामिल किया जा सकता है, किसकी छुट्टी हो सकती है। और जो हमें इस सूची देखने को मिली है बीजेपी के नई राष्ट्रीय टीम की, क्या उस सूची की झलक एक देखने को मिल सकती है नरेंद्र मोदी सरकार के मंत्रिमंडल में भी। जैसे कि नितिन नवीन की जो नई टीम बनी है उसमें कुल 65 सदस्य हैं, जिनमें से 51 नए चेहरों को शामिल किया गया है, नए लोगों को जगह दी गई है। यानी वो लोग जो नड्डा की टीम में नहीं थे, कुछ ही लोगों को रिपीट किया गया है, फिर चाहे वो राष्ट्रीय संगठन मंत्री महामंत्री बीएल संतोष हो या फिर राष्ट्रीय महासचिव के तौर पर सुनील बंसल हो या फिर विनोद तावड़े हो, ऐसे कुछ नामों को ही रिपीट किया गया है। तो नरेंद्र मोदी सरकार के मंत्रिमंडल में जो होने वाला फेरबदल है वो उसका स्वरूप क्या हो सकता है, किन की छुट्टी हो सकती है और अनुराग ठाकुर, बांसुरी स्वराज जैसे क्या युवा चेहरों को मौका दिया सकता है, क्योंकि युवाओं में काफी नाराजगी देखने को मिल रही है सरकार को लेकर। कॉकरोच जनता पार्टी का एक पूरा आंदोलन हो चुका है, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो चुका है, सरकार कई मुद्दों पर घिरी हुई दिख रही है। तो इस पर ही आज हम विस्तार से बात करने वाले हैं। हमारे साथ इस चर्चा में दो बेहद ही खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ शेखर कुमार जी ज्वाइन कर रहे हैं जो राजनीतिक विश्लेषक हैं। इसके अलावा राहुल तरन जी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वो भी राजनीतिक विश्लेषक हैं। राहुल जी के पास चलेंगे। राहुल जी, चर्चा है कि कुछ पुराने मंत्रियों को हटाया जा सकता है जो मंत्रिमंडल में फेरबदल होने वाला है। पीयूष गोयल को कोषाध्यक्ष बनाया गया है पार्टी का। बीजेपी में नियम है कि एक व्यक्ति एक ही पद पर रह सकता है। क्या उनकी विदाई होने जा रही है? क्या बड़े नामों में राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी जैसा नाम भी शामिल हो सकता है, क्योंकि 2014 के बाद से लगातार वो मंत्री बने हुए हैं। कहा तो यह भी जा रहा है कि निर्मला सीतारमण से वित्त मंत्रालय लिया जा सकता है, शक्तिकांत दास को बनाया जा सकता है। आपके पास क्या जानकारी है? देखिए वैभव जी, मुझे लगता है कि जैसे आप कह रहे हैं कि राजनाथ सिंह से लिया जा सकता है मंत्रालय, नितिन गडकरी से लिया जा सकता है, अभी वैसी स्थिति कहीं दिखाई नजर नहीं आ रही है, ना मुझे आ रही है ना और किसी को नजर आ रही होगी। देखिए ये वो मिनिस्टर हैं जो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और अच्छे परफॉर्मेंस वाले मिनिस्टर को हटाया नहीं जाएगा, ये तो साफ मान लीजिए। और राजनाथ सिंह इस वक्त ऐसे नेता हैं जो जिनकी कांग्रेस में भी एक मजबूत बात मानी जाती है। वो जैसे संसद में जो गतिरोध हमको देखने के लिए मिला, तो राजनाथ सिंह वहां बहुत काम आते हैं। वैसे ही नितिन गडकरी भी हैं, वो वैसे नेता हैं जो कांग्रेस में भी थोड़ी बहुत पैठ रखते हैं और कांग्रेस में उनका सम्मान है। ये दो नेता ऐसे हैं और इसीलिए इन दोनों को मुझे लगता है कि हटाने की कोई बात नहीं है। दूसरा, आपने बोला कि उनको हटाया जा सकता है, निर्मला सीतारमण को हटाया जा सकता है। देखिए मुझे ये बात हो सकता है कि उनका मंत्रालय चेंज कर दिया जाए, ये इसकी चर्चा हो सकती है। लेकिन जहां महिला आरक्षण की बात करती है बीजेपी और 2/3 आरक्षण की बात कर रही है और इस पे इतना लंबा चर्चा की है बीजेपी ने, तो फिर किसी महिला की हिस्सेदारी कम करना, मुझे लगता है कि वो थोड़ा आपस में कॉन्ट्राडिक्शन हो जाएगा कि बीजेपी की कथनी करने वाली बात हो जाएगी। तो मुझे लगता है वो भी, उसकी भी संभावना नहीं है। हाँ, आपने बोला कि अनुराग ठाकुर को क्या युवाओं में जो नाराजगी है उसके लिए लेके आया जा सकता है। पहली बात तो मैं आपको एक बात बता दूं, अनुराग ठाकुर युवाओं का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं, वो जेन जी नहीं है। वहां बांसुरी स्वराज को आप बोल सकते हैं, लेकिन अनुराग ठाकुर, मुझे लगता है कि उनकी एज ज्यादा, उनके बच्चे जेन जी होंगे, तो इस वजह से उनको वो ठीक है कि वो लगते हैं। लेकिन अगर जो ये भी नहीं है कि वो इतने पॉपुलर लीडर हैं, वो ठीक है युवा मोर्चा के अध्यक्ष रहे, लेकिन इतने पॉपुलर लीडर नहीं है कि उनको रिपीट किया जाए। और उनकी परफॉर्मेंस भी जो पिछली बार जब वो मंत्री थे कोई खास रही नहीं थी। तो इस वजह से मुझे लगता है कि अगर जो बीजेपी रिसफल होता है तो उसमें हो सकता है कि यूपी से आपको नए चेहरे देखने के लिए मिले, आपको हो सकता है उत्तराखंड से नए चेहरे देखने के लिए मिले, हो सकता है आपको अन्य राज्यों से जहां जहां चुनाव है पंजाब से नए चेहरे देखने के लिए मिल जाएं, हो सकता है आपको गोवा से देखने के लिए नए चेहरे मिल जाएं। देखिए अगर जब मंत्रिमंडल में विस्तार होगा तो वो सरकार उन चेहरों को ज्यादा तवज्जो देगी जो जिन राज्यों में चुनाव है। तो हिमाचल में तो अभी चुनाव नजर आ नहीं रहे, तो अनुराग ठाकुर का ये नहीं है। अब बांसुरी स्वराज दिल्ली का प्रतिनिधित्व करती हैं, तो बांसुरी स्वराज मुझे इसलिए नजर नहीं आती है क्योंकि दिल्ली का तो स्टेक बहुत ज्यादा बढ़ गया है इसमें। अगर जो आप उसमें भी देखें, सर जो पार्टी की जो कल कार्यकारिणी बनी है, घोषित हुई है, उसमें दिल्ली का स्टेक बहुत ज्यादा बढ़ गया है। 9 लोग दिल्ली से चुने गए, जबकि दिल्ली की आबादी आप देखेंगे तो 2.5 करोड़ है, यूपी की आबादी 25 करोड़ है, 8 लोग चुने गए। तो उस हिसाब से आप देखेंगे तो मुझे लगता है कि यूपी का जो स्टेक है पार्टी में
वो कम हुआ है। पिछली बार यूपी का स्टेक ज्यादा था, नड्डा जी की टीम में ज्यादा था और नवीन जी की टीम में कम है। तो उस हिसाब से देखेंगे। और दिल्ली में मुझे फिलहाल कोई ऐसा नजर भी नहीं आ रहा है कि भाई चुनाव है दिल्ली में और इसके लिए कोई मिनिस्टर बनाना है। जितना होना चाहिए दिल्ली से उतना सरकार में हिस्सेदारी दिल्ली की है। तो ये सारी चीजें अभी नहीं लग रही हैं। हाँ, यूपी पे ज्यादा फोकस कर सकते हैं आप, उत्तराखंड पे फोकस कर सकते हैं। देखिए उत्तराखंड में मुझे लग रहा है कि जो धामी की सरकार है उसकी थोड़ी लोकप्रियता डाउन है। यूपी में अखिलेश उभर के आए, राम मंदिर का मुद्दा और ये सारी चीजें, इन सारी चीजों से तो समाजवादी पार्टी स्ट्रांग हुई है। तो मुझे यहां जरूर नजर आता है कि यूपी में ऐसे कुछ चेहरे हो सकते हैं जिनको तवज्जो दी जाएगी और यूपी का स्टेक मंत्रिमंडल में बढ़ेगा, चुनाव के कारण बढ़ेगा, मुझे ऐसा नजर आता है। और वैभव जी एक और चीज, मेरा नाम ना थोड़ा ठीक करा लीजिए, मेरा नाम राहुल तालान है। चलिए शेखर कुमार जी के पास चलते हैं। शेखर जी, आपके हिसाब से बीजेपी में जो बदलाव की बात हो रही है या जो बदलाव हो भी रहा है संगठन के स्तर पर, तो हम कल देख ही चुके हैं जब नई टीम की सूची आई उसमें किस तरह से फिर चाहे वो आईटी सेल के मुखिया अमित मालवीय को हटा दिया गया हो जो लंबे वक्त से उस पद पर कायम थे। इसके अलावा मुख्यालय के प्रभारी अरुण सिंह को भी हटाया गया है। उनकी जगह पे तरुण चुग को बनाया गया है मुख्यालय का प्रभारी। आपके हिसाब से मंत्रिमंडल में किस तरह का फेरबदल हो सकता है? उनको देखते हुए एक बात कही जा सकती है कि 2014 के बाद से मोदी सरकार के लिए अभी सबसे गंभीर संकट का काल चल रहा है। इस काल में इनके पास जब ये जेनजी आंदोलन हुआ जिस तरीके से और इनके मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा, उसके बाद जैसे जेन अल्फा पूरे देश में जगह जगह आंदोलन होने लगे। अभी हमको उसी कड़ी में नजर आया कि जब बीसीआई अध्यक्ष मनन मिश्रा को तुरंत अपना बयान देते फिर वापस लेना पड़ा, छात्रों से माफी मांगनी पड़ी। तो इस टाइम बड़ी तेजी से भाजपा सरकार को सारी इंटेलिजेंस एजेंसीज की तरफ से यही खबर आ रही है कि अब ये दोबारा रिपीट करने वाले नहीं है। यही कारण है कि जो आप अगर संगठन विस्तार में देखेंगे, जब ये एक 44 साल के नितिन नवीन को लेकर आए थे तो बोला युवा पीढ़ी को हम आगे ला रहे हैं और यहाँ पर कोई भी कुछ बन सकता है। लेकिन अभी जो संगठन विस्तार में जो एवरेज एज है लोगों की वो है 54 साल। अब इन्होंने जो जेन जी आंदोलन में जो जेन जी से बिना बात टकराने का काम किया और उस जेन जी ने जो कि सोशल मीडिया में के अपने आप में महारथी है हर कोई, इन्होंने जिस तरीके से भाजपा के नैरेटिव को धोया, तो उसके बाद अमित मालवीय को हटाया गया। अमित मालवीय के बाद जिनको लेकर आए हैं वो दीपक महस के 58 वर्षीय व्यक्ति है। अब जेन जी से आपको डील करना है और आप एक 58 वर्षीय व्यक्ति को लेकर आ रहे हैं। साथ में एक अरुण यादव को लेकर आए हैं आईटी सेल में। अरुण यादव कौन है? जो पैग और पैगंबर की तुलना करते हुए आए हैं। जो जब इंतकाल हुआ इनका लता मंगेशकर का, तो शाहरुख खान के फातिहा पढ़ने पे कह रहे कि ये थूक रहे नहीं थूक रहे, और जिनको हरियाणा भाजपा से एक बार निकाला जा चुका है। उसके बाद अब उनको एक राष्ट्रीय मंच मिला। तो कहीं न कहीं भाजपा में अब एक बड़ा संकट का दौर आ रहा है। रमनीत बिट्टू चले गए, जॉर्ज कुरियन चले गए हैं, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया, तो काफी मंत्री पद खाली भी हैं। अब यहाँ पर देखिए, इसमें आप अगर संगठन में भी देखेंगे तो ऐसे कई लोग जिनको अमित शाह चाहते थे, क्योंकि भाजपा में कहा जाता है अमित शाह संगठन के मामले में वन मैन शो था, ये इसके परमानेंट अध्यक्ष है। और इस बदलाव में बहुत सारे ऐसे लोग जिनको अमित शाह चाहते थे उनको निकाल दिया गया और जिनको वो नहीं चाहते थे उनको शामिल किया गया। तो जैसे कहीं ना कि कहीं ऐसा आप लग अगर रहा एक है दो नाम कि बता सके तो। जी, जैसे आप वसुंधरा राजे देख ले, स्मृति ईरानी देख ले, तो इनको तो अमित शाह से इनका टकराव जो है वो जग जाहिर है कि भाई ये बिल्कुल एक दूसरे को नहीं पसंद करने वाले लोग थे, लेकिन ये लोग आए हैं। आप अमित मालवीय का जाना देख ले, वो बड़े फेवरेट थे अमित शाह के। तो अब संघ का जो मैंने जहां ऐसा तक सुना दबाव है इनको शेखर जी, भाजपा के कई मुख्यमंत्रियों ने अमित शाह से शिकायत की थी कि सोशल मीडिया पर जो नैरेटिव चलता है उसमें भाजपा काफी पिछड़ रही है, इसके लिए आप कुछ जिम्मेदारी तय करें, उस वजह से मालवीय की छुट्टी हुई है। जी देखिए, ये आपकी जो बात है कि अमित मालवीय कहीं टिक नहीं पाए जेनजी आंदोलन में, जेनजीज के का जो सोशल मीडिया पे जो प्रभाव था उसके आगे कहीं नहीं टिक पाए, भाजपा को कहीं खड़ा नहीं कर पाए, इस बात में पूरी सत्यता है।
लेकिन उनके बदले में आप लेकर किसको आए? दीपक म्हस्के जो 56 वर्षीय, अरुण यादव जो एक नंबर के गालीबाज है, वो गालीबाजी में तो अमित मालवीय के भी मतलब पुरोधा है वो। तो ऐसे लोगों को जब आप नफरती लोगों को लेकर आए तो यानी आप आगे आप नफरत को और बढ़ाना चाहते हैं। अब ये जो मुख्य बात क्या है कि अमित शाह को कहीं ना कहीं संघ की तरफ से संदेश मिला है कि वर्तमान जिन परिस्थितियों में आपने पार्टी को पहुंचाया है, जो सरकार की हालत है, तो अब आपको हमारी सुननी पड़ेगी। संघ से जुड़े हुए लोग, चाहे राम माधव, चाहे वसुंधरा राजे हो, ये सारे लोग वापस आए। लेकिन इनको पद तो मिल गया है, लेकिन पद मिलने के बाद अमित शाह काम कितना करने देंगे? क्योंकि अमित शाह की भी शैली सबको पता है। शेखर जी, वहां वो पार्टी में पद नंबर भी 1, नंबर 2 के बाद नंबर 3 सिर्फ होता ही नाम नहीं है। मात्र का पद होता है। आपको भी पता है राष्ट्रीय उपाध्यक्ष का जी पद जी कितना महत्वपूर्ण होता है बीजेपी में। जी पूरी पार्टी तो महासचिव चलाते हैं। जी जी। तो ऐसे में वसुंधरा राजे और राम माधव जैसे लोगों को लेकर आने का सिर्फ एक मतलब है कि इनको अपनी जो खोती पकड़ नजर आ रही थी, ये कहीं ना कहीं कुछ पुराने लोगों को सम्मान देकर ये कोशिश कर रहे हैं कि अपना कनेक्शन हम रीडेवलप करें, क्योंकि इनको अब अपनी विदाई तय नजर आ रही है। वरना किसी भी कॉन्फिडेंट परिस्थिति में इस तरीके का चयन कभी भी नहीं होता। ये भाजपा की पूरी तरीके से घबराहट शो कर रहा है। और यही मंत्रिमंडल जब नया बनेगा तो इस मंत्रिमंडल विस्तार में भी आपको राज्य के चुनाव, अब राहुल भाई ने बिल्कुल ठीक कहा कि राज्य चुनाव उसमें एक बहुत बड़ा क्राइटेरिया होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं इनको अब जरूरत है कि जेन जी से इनको कोई तरीका नहीं मिल रहा कि उनसे कैसे डील किया जाए। इनके पुराने तरीके इन्होंने अब तक जितने इस्तेमाल करे हैं, ये मुंह की खाई है इन्होंने। और अभी हालात ये, अमित शाह को जब संसद में मुंह छिपाना में जाके छुप कर रहे, संसद में बैठकर भी प्रधानमंत्री का भाषण इतना प्रभावहीन कभी उनके टर्म में पिछले 12 साल में नहीं रहा जितना इस बार 15 अगस्त में हो रहा। जो इन्होंने दिमागी नक्सल की बात करी तो दिमागी नक्सलों की एक पार्टी आगे जो बड़ी तेजी से कांग्रेस जनता पार्टी की तरफ, तो ये जो कुछ भी कर रहे हैं वो पलटवार इन पर वर्तमान परिस्थितियों में ऐसा लग रहा है विनाश काले विपरीत बुद्धि वाली बात चल रही है। तो इस टाइम पर ये भाजपा का एक बहुत बड़ा संकट काल है और वो इनके अभी इन कदमों से भी सामने नजर आ रहा है। चलिए राहुल जी के पास चलते। राहुल जी, जब नितिन नवीन को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया था उसके बाद से ही नई टीम की चर्चा होने लगी थी कि कब गठन होगा, कौन कौन से लोग शामिल होंगे। 8 महीने का इंतजार रहा पूरे। कहा गया कि समय जरूर लग रहा है लेकिन नए चेहरों को ढूंढा जा रहा है राज्य स्तर पर। पूरी तरह से उन चेहरों को लाया जाएगा जो संगठन में नई जान फूंक देंगे, एक नए सिरे से नई ताजगी आएगी। लेकिन जब कल सूची आई तो अधिकतर लोगों के मन में यही बात आई कि इसमें नया क्या है। सारे वो नाम हैं जो जाने पहचाने नाम हैं। ऐसा तो है नहीं कि कोई ऐसा ढूंढ कर ला दिया गया है जो जिससे लग रहा हो कि वाह क्या नई टीम बनाई है। देखिए वैभव जी, नए वही लोग होंगे ना जो पार्टी में रहे, पार्टी के लिए काम करते रहे और उसको हर कोई जानता रहा है। ऐसा थोड़ी है कि लेकिन परिस्थितियां नई नहीं है राहुल जी, चुनौतियां तो नई आ चुकी हैं। क्या सीजेपी जैसी सोशल मीडिया वाली पार्टी का अगर आप सामना करना चाहते हैं नैरेटिव के स्तर पर तो इस टीम के जरिए कर पाएंगे? देखिए बीजेपी कोई छोटी मोटी पार्टी नहीं है, नैरेटिव की बात है। एक इंसिडेंट हुआ है देश में, उससे ये समझ लेना कि बीजेपी बिल्कुल बैकफुट पे चली गई है, देश में लोकप्रियता खत्म हो गई है। ऐसा नहीं है। अगर जो हम ये सोचते हैं कि बीजेपी की लोकप्रियता खत्म हो गई और बीजेपी बिल्कुल संकट में फंसी हुई है तो ये अतिशयोक्ति हो जाएगी हमारी कि भाई हम ये सारी चीजें मान लें। बीजेपी बहुत मजबूत पार्टी है, उसके पास अपना कैडर है, अपना संगठन है जो बहुत मजबूत स्थिति में है इस वक्त। और बीजेपी जो जिन लोगों को लेके आई है अब संगठन में, वो ऐसा नहीं है कि वो जानते पहले लोग उनको जानते रहे, अलग अलग क्षेत्र में काम करते रहे। नेता ज्यादातर वही है कि जिनको लोग जानते रहे हों। ऐसे बिल्कुल एकदम न्यू फेस ला के थोड़ी रख देंगे कि जिसको कोई जानता भी ना हो और फिर या अमेरिका से किसी को इंपोर्ट कर ले कि भाई आ जाओ और आप हमारा सोशल मीडिया संभालो। ऐसे नहीं होता है। वो बोल रहे हैं कि 58 साल के हैं दीपक महेश्के और ये जैन जी का कैसे सामना करेंगे। जो सुप्रिया श्रीनेश संभालती है कांग्रेस का, वो कितने साल की हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि दीपक महेश्के सोशल मीडिया को नहीं समझेंगे या आपकी एज ज्यादा है तो सोशल मीडिया को नहीं समझेंगे या सोशल मीडिया के साथ आप
कंफर्टेबल नहीं होंगे या उसके कोई नैरेटिव बिल्ट नहीं कर पाएंगे, तो ये सारी चीजें नहीं होनी, बस ऐसा हो नहीं सकता है। हर कोई जानता है कैसे नैरेटिव बिल्ट करना है, हर कोई इस देश में, इवन जो सोशल मीडिया चला रहा है या जो न्यूज में बैठा हुआ है, हर एक न्यूज चैनल में ऐसे कितने सारे लोग हैं जो जानते हैं नैरेटिव को कैसे आगे बढ़ाया जाता है, व्यूज कैसे लाए जाते हैं, एंगेजमेंट कैसे लेके आई जाती है। तो वो ऐसा नहीं है, इस देश में हर कोई जान रहा है आजकल इस चीज को। दूसरी चीज कि सरकार में क्या होने वाला है, सरकार ये इनका इस्तीफा हो गया, एक धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा होने से बीजेपी बैकफुट पे नहीं है। और बीजेपी इतनी, वो जैसे शेखर जी बोल रहे हैं कि बीजेपी बहुत कमजोर स्थिति में, नहीं, बीजेपी बिल्कुल कमजोर स्थिति में नहीं है। और कोई भी संगठन, ये कोई ऐसा नहीं है कि जब राष्ट्रीय अध्यक्ष बने नितिन नवीन तो उसके बाद संगठन वो अपने तरीके से बना सकते हैं, यही बीजेपी का जो लॉ है वो कहता है। तो उन्होंने अपने तरीके से लोग चुने, अपना संगठन बनाया, उसके साथ उनको काम करना है। इस पे कोई सवाल उठाए कि ऐसा संगठन है, ये इसके प्रभाव से बनाए, उसके प्रभाव से बनाए, ऐसा नहीं है। ये वो लोग हैं जो उनको लगा कि ये मेरे साथ अच्छे से काम करेंगे, उन लोगों को लेके आया गया है। ये शेखर जी बोल रहे हैं कि अमित शाह के विरोधी, अमित शाह की विरोधी अगर जो आप मानते हैं उनको, वसुंधरा राजे को, तो वसुंधरा राजे पिछली बार भी उपाध्यक्ष थी, ऐसा थोड़ी था कि संगठन में नहीं थी। स्मृति ईरानी नहीं है ना, बस स्मृति ईरानी पहले मिनिस्टर रह चुकी हैं, अब वो संगठन में आई हैं, तो इसका मतलब, और संगठन में वो महासचिव बन रही हैं। जैसे आपने बोला कि उपाध्यक्ष जो होते हैं वो पार्किंग प्लेस है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन उपाध्यक्ष साथ में काम भी बहुत कर सकते हैं। जैसे शेखर जी ने बोला राम माधव को लेके आया गया है, संघ के दबाव में लेके आया गया है। देखिए, संघ एक तरीके से बीजेपी का पेरेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, वहां से बहुत सारे लोग आते हैं जो बीजेपी के संगठन मंत्री होते हैं, सह संगठन मंत्री होते हैं, जो सौदान सिंह हैं और जो बीएल संतोष हैं, वो संघ से आए हुए हैं। वैसे ही राम माधव आ गए, तो इसमें कोई इतना हो हल्ला मचाने वाली बात नहीं है। और इसको ये पेंट नहीं किया जाना चाहिए कि बीजेपी बैकफुट पे आ गई है और बीजेपी बहुत कमजोर स्थिति में, प्रधानमंत्री बिल्कुल डर गए जैन जी के आंदोलन से। ऐसे आंदोलन लगातार होते रहने चाहिए। सरकार को पता होना चाहिए ना कि भाई डेमोक्रेसी है इस देश में, और लोगों को भी पता होना चाहिए। तो आंदोलन से सरकार डरने लगी तो फिर तो सरकार चल गई, फिर तो सरकार कुछ करेंगी नहीं। हो सकता है कभी लेफ्ट लिबरल उठ के पता नहीं कौन सा आंदोलन कर दे, बोले भाई हम तो आंदोलन करेंगे, और कर देते हैं जब मन करता है। तो इसका मतलब ये थोड़ी कि सरकार बिल्कुल डर जाती है और सरकार कुछ नहीं करेगी। नहीं, जो भी लेफ्ट लिबरल लॉबी है उसके तो सरकार के हर चीज पे सवाल है, वो चाहे तो हर चीज पे आंदोलन खड़ा कर दें, और वो कोशिश भी करते हैं हर चीज पे आंदोलन खड़ा करने की। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सरकार बैकफुट पे चली जाती है। आंदोलन होते रहते हैं, और 10 साल या 12 साल हो गए बीजेपी की सरकार को, एक आधा आंदोलन होने का मतलब ये नहीं है कि वो बैकफुट पे आ गए और लोकप्रियता एकदम डाउन चली गई और किसी पार्टी की लोकप्रियता एकदम हाई हो गई है बीजेपी से। बीजेपी अभी भी, बिल्कुल राहुल जी, ये बात बिल्कुल सही है आपकी कि अचानक से इतनी जल्दी तो किसी पार्टी या किसी सरकार का जाना या गिरना नहीं होता, लेकिन शुरुआत तो होती है ना कहीं से। बहुत सारे लोगों का ऐसा मानना है कि यूपीए 2 का जैसा हाल शुरू हुआ था 2010 और 11 के आसपास, वैसा ही एनडीए 3 का होने जा रहा है। क्या यह माने नहीं कि एक जो नई पीढ़ी तैयार हुई है, जिसके हाथ में फोन है और जो आगे चलकर 2029 में जाकर जो अपने मताधिकार का प्रयोग भी करने वाली है, उस नई पीढ़ी से संवाद स्थापित करने में यह सरकार बहुत ज्यादा सफल नहीं रही है। इसी वजह से आंदोलन चला। बीजेपी के पास खुद का युवा मोर्चा का संगठन है, विद्यार्थी परिषद है जो आरएसएस की छात्र इकाई है। इतना सब होने के बावजूद ना तो युवाओं को समझाया जा सका, ना जो नैरेटिव इंस्टाग्राम पर चला, एक्स पर चला, उसे अच्छे से काउंटर किया जा सका। अंततः स्थिति ऐसी आ गई कि धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा। ये तो सच्चाई है, बिल्कुल सच्चाई है। लेकिन आपको ऐसे क्यों लग रहा है वैभव जी कि जो नैरेटिव चला और इससे बीजेपी बिल्कुल कमजोर स्थिति में आ गई है और बीजेपी का जो यूपीए 2 जैसा हाल शुरू हो गया है? ये तो ये सोचने की बात है। सारे लेफ्ट लिबरल और जो बीजेपी के विरोधी हैं बहुत लंबे समय से सोच रहे हैं कि भाई बीजेपी तो अब गई। वो जैसे ही चुनाव आते हैं, जब 19 के चुनाव हुए तब भी बीजेपी जा रही थी, 24 के चुनाव हुए तब भी बीजेपी जा रही थी, लेकिन बीजेपी आज भी है। और सबसे बड़ी बात है कि प्रधानमंत्री आज भी सबसे पॉपुलर लीडर हैं इस इरा के। अभी भी कोई ऐसा लीडर है क्या जो प्रधानमंत्री को टक्कर देता हो इस देश में पॉपुलरिटी में? सबसे बड़ी बात तो यही है ना कि अगर जो आपके पास कोई लीडर ही नहीं है उतना लोकप्रिय जितना प्रधानमंत्री हैं, तब तो आप भूल जाइए कि आप कहीं क्या जैन जी बदलाव कर देगा, ये बदलाव कर देगा। पहले आप अपनी पॉलिसी के साथ आइए, पहले ये साबित करके दिखाइए कि बीजेपी की जो पॉलिसीज हैं वो बिल्कुल बेकार है, उनसे देश गड्ढे में जा रहा है, उनसे देश की अर्थव्यवस्था तबाह हो रही है, उनसे देश की विदेश नीति तबाह हो रही है, उनसे देश की रक्षा नीति तबाह हो रही है।
इन ये सारी चीजें पहले बताइए, रोजगार नहीं आ रहे हैं उन सारी चीजों से, पहले ये आपको प्रूव करना पड़ेगा। लेकिन जब तक आप क्या आपको राहुल जी दिख नहीं रहा है जिन हाईवेज को बनाने की आपको श्रेय दिया जाता था, उपलब्धियां गिनाई जाती थी कि मोदी सरकार कुछ कर भले न रही हो लेकिन हाईवे खूब बना रही है, सड़कें खूब बना रही है, उन्हीं सड़कों पर लगातार गड्ढे हो रहे हैं, सोशल मीडिया पर फोटोज आ रही है। जिन राज्यों में आप 10 सालों से सत्ता में है वहां के प्राथमिक विद्यालयों की फोटो आ रही है कि मिड डे मील में कैसा खाना खिलाया जा रहा है बच्चों को। एयरपोर्ट्स और जो मेट्रोज आपने बनाई हैं वो कितनी सफल हैं। भोपाल में मेट्रो में 100 लोग भी रोज की सवारी नहीं कर रहे हैं, वित्तीय घाटे में चल रही है। कुशीनगर का एयरपोर्ट 10-10 दिनों तक कोई फ्लाइट ही नहीं उड़ती है, आंकड़ों में बना हुआ है, संख्या बढ़ी हुई है। क्या ये सब दिख नहीं रहा? क्या सब शुरुआत नहीं है? राम मंदिर को लेकर, चंदा चोरी को लेकर आपकी सरकार गिरी हुई है, E20 को लेकर गिरी हुई है, बांकीपुर का उपचुनाव राष्ट्रीय अध्यक्ष की सीट हार चुकी है। आपको नहीं लगता कि इसे शुरुआत नहीं माना जाना चाहिए? देखिए, एक सीट हारना अगर जो किसी को ये नहीं लगता नहीं है, वो सब मैं कड़ी दर कड़ी जोड़ रहा हूं उसके हिसाब से। मैं भी आपको सारी चीजों का जवाब दूंगा। कुशीनगर एयरपोर्ट की आप बात कर रहे हैं, ठीक है, आपकी सही बात है, कुशीनगर एयरपोर्ट उतना सक्सेसफुल नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि फ्यूचर में सक्सेसफुल नहीं हो सकता है। और इसमें सरकार, आप बोल रहे हैं कि हाईवेज में गड्ढे हो जा रहे हैं, सही बात है, हाईवेज में गड्ढे हो जाते हैं। हाईवेज कौन से हाईवेज में गड्ढे होते हैं? जो डामर से बनते हैं, जो डामर की सड़कें होती हैं उनमें गड्ढे होना स्वाभाविक सी बात है, ऐसा नहीं है। लेकिन जब आरसीसी की सड़कें बनेंगी तो नहीं होते हैं गड्ढे। तो ये ऐसा नहीं है कि इन चीजों पे सरकार, अब आप बोल रहे हैं कि E20 पे सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, जब दिल्ली में पॉल्यूशन होता है तब हम, अब जब ठंड का सीजन आएगा तब हम पॉल्यूशन की बात करेंगे। तो अगर कोई उसमें पेट्रोल में एथेनॉल ब्लेंडिंग की जा रही है और उससे दो लोगों को फायदा हो रहा है, किसानों को फायदा हो रहा है, ठीक है, बिजनेसमैन को भी फायदा हो रहा है जो अपना एथेनॉल बना रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ पर्यावरण को भी फायदा होगा, जो भी हो, जितना भी फायदा हो। और सबसे बड़ी बात, हमारा इंपोर्ट कम होगा ना। रुकिए ना जी। तो ब्लेंडिंग ये हो सकता है कि सरकार को ये देखना चाहिए, क्या जब तक हमारे पास यूरो 4 वाली गाड़ी है तब तक हमें ब्लेंडिंग 10% करनी है, 15% करनी है, 20% करनी है। जब तक वो गाड़ी चल रही है तब तक ब्लेंडिंग को कंट्रोल में रखा जाना चाहिए। लेकिन जो 2024 और 25 में गाड़ी बन रही है, जो यूरो 6 वाली गाड़ी है, उनमें ब्लेंडिंग से कोई नुकसान नहीं है। मैं यूरो 6 की गाड़ी चलाता हूं, कोई नुकसान नहीं है। ये कहने की बातें, देखिए, सरकारों को कहीं ना कहीं तो स्टेप लेने होंगे। ये बात आम जनमानस को क्यों नहीं समझाई जा सक रही है? नहीं, आम लोगों में तो जो धारणा बन रही है वो तो इसके बिल्कुल खिलाफ बन रही है। मेरा मूल सवाल वही था कि आपकी मतलब सरकार की मंशा कुछ भी हो, बात बताइए, लेकिन सरकार बनी ना, अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर पा रही। जो बातें जनता तक सही से पहुंचाई जानी चाहिए वो नहीं पहुंचाई जा सक रही है। हाँ, तो देखिए, जब आप इस पे डिबेट होंगी, इन चीजों पे डिबेट होंगी, तो जैसे शेखर जी के व्यूज आ रहे हैं वैसे ही मेरे भी व्यूज आएंगे और लोगों के व्यूज आएंगे, तो देश को पता चलेगा। देखिए, E20 पेट्रोल की जहां तक बात है, E20 पेट्रोल से हो सकता है कुछ कारों को नुकसान हो रहा हो, और लेकिन जो उसके मानक के हिसाब से कार बनाई जा रही है उनको कोई नुकसान नहीं है। एक चीज तो ये है। दूसरा, मैं किसान फैमिली से बिलोंग करता हूं, मुझे पता है कि गन्ने का जितना गन्ना हो रहा है इस देश में, हमें इंपोर्ट तो करना ही है ना तेल। आप प्योर पेट्रोल दे दीजिए, इंपोर्ट करना है, फिर आप बोलेंगे कि बजट घाटा इतना हो गया। इस सरकार ने जिन सड़कों की आप बात कर रहे हैं, एयरपोर्ट की बात कर रहे हैं, वो बनाए ना, तभी तो कहीं गड्ढे हो रहे हैं। सवाल कई तरह के उठ रहे हैं राहुल जी। आपने E20 की बात की, आपने कहा उसी मानक के हिसाब से गाड़ियां तैयार की जा रही हैं। क्या उसी मानक के हिसाब से जो पेट्रोल पंप बनाए गए हैं पहले से मौजूद हैं, उसी मानक के हिसाब से बनाए गए हैं जहां पर उन तेलों को रखा जाएगा? तमाम तरह के सवाल उठ रहे हैं, आम जनता के मन में आ रहे हैं सवाल वो, और गडकरी जी जिस तरह से बातें रखते हैं वो उनको बहुत ज्यादा भाती नहीं है लोगों को। इसमें गडकरी जी का क्या लेना देना, मुझे ये बताइए। मुखर तो वही रहे हैं उस मुद्दे पर हमेशा से। देखिए, कोई मिनिस्टर उसकी बात कर रहा है वो अलग चीज है, लेकिन गडकरी जी पेट्रोलियम मिनिस्टर नहीं है ना। बिल्कुल, वो पूरी साहब की मिनिस्ट्री है, लेकिन जो बोलता है बात उसी की सुनी जाएगी ना। कहीं हाईवे टूटा, गडकरी जी से पूछिए, कहीं पुल गिरा, गडकरी जी से पूछिए, भारतमाला परियोजना कैसे चल रही है, गडकरी से पूछिए, दिल्ली से मुंबई हाईवे बना, कितने ट्रांसपोर्टेशन में इतना टाइम क्यों लग रहा है, गडकरी जी से पूछिए। लेकिन अगर जो कोई पेट्रोल की गडकरी जी से पूछने लगे तो ये तो वो है कि भाई किसी की मटकी किसी के सर पे फोड़ने की कोशिश कर रहे हैं आप। ये पेट्रोलियम मिनिस्ट्री का काम है।
और पेट्रोलियम मिनिस्ट्री ने ऐसा नहीं है कि सरकार को अंधेरे में रख के या देश को अंधेरे में रख के ऐसे ही ब्लेंडिंग कर दी है। बताया गया है ना, E20 ब्लेंडिंग हो रही है, 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग हो रही है, पहले 10% होती थी एथेनॉल ब्लेंडिंग होती थी, और ये पॉलिसी डॉक्यूमेंट सिर्फ बीजेपी चलिए ये बहुत सारे मुद्दों में सिर्फ एक मुद्दा है। से ये पॉलिसी डॉक्यूमेंट बना था। यूपीए के शासनकाल में 5% ब्लेंडिंग होती थी, नहीं होती थी, क्यों हो रही थी? ये इसका भी तो जवाब होना चाहिए ना। ये कॉन्टिन्यूअस पॉलिसी है जो इस देश पे इंपोर्ट के भार को कम करने के लिए जो हम ऑयल इंपोर्ट कर रहे हैं, इस देश ने, सरकारों ने, पूर्व की सरकारों ने, इस सरकार ने मिलकर तय किया कि भाई हम अपना भार जो है इंपोर्ट का, जो क्रूड ऑयल का, उसको कम करेंगे। कम करने के लिए एथेनॉल ब्लेंडिंग करेंगे। और सरकार का तो ये भी डॉक्यूमेंट है ना कि भाई हम उसमें डीजल में ब्यूटेनॉल ब्लेंडिंग करेंगे। तो ये एक कंटिन्यूअस पॉलिसी है, और ऐसा नहीं है देश को अंधेरे में रख के पॉलिसी बनाई गई है। बहुत लंबे समय से हम जान रहे हैं, आप भी जान रहे हैं, शेखर जी भी जान रहे हैं, लंबे समय से इस पॉलिसी पे चर्चा हो रही है, और सरकार ने कभी अंधेरे में रख के ये नहीं है कि भैया ब्लेंडिंग कर दी। सरकार ने चलिए राहुल जी, ये E20 है, शेखर जी के पास भी चलते हैं। जी शेखर जी, राहुल जी अभी विस्तार से बता रहे हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है कि मोदी सरकार बहुत ज्यादा संकट में है, एक उपचुनाव हार जाने से या एक मंत्री के इस्तीफा देने से सरकारें कमजोर नहीं हुआ करती हैं। आपके हिसाब से भी 3 साल बाकी हैं लोकसभा चुनाव आने में, बीजेपी की स्थिति अभी और कमजोर होगी या मजबूत होगी आपके हिसाब से? देखिए, जैसे राहुल जी बात कह रहे थे कि एक आध आंदोलनों से बीजेपी कमजोर हो गई, ये नहीं कहा जा सकता। लेकिन हमें इस आंदोलन का जो एक्सटेंट था, इस आंदोलन में जिस तरीके से बीजेपी का आईटी सेल का कोई राजनीतिक दल मुकाबला नहीं कर पा रहा था, लेकिन जब ये छात्र वर्सेस बीजेपी हो गया तो उसके बाद बीजेपी का आईटी सेल बिल्कुल फेल हो गया। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। छत्तीसगढ़ का बीजेपी आईटी सेल ने एक लड़की के ऊपर एक मीम वो बनाया और उस पर लिखा कि ये बाबर की औलादे, इस तरीके के। वो लड़की ने जब उसके ऊपर जो काउंटर मीम बनाया, उसमें हंसते हुए डिस्कार्ड कर दिया उस कमेंट को। बाबर, ओ सॉरी, वी कैन नॉट कनेक्ट टू दैट। मतलब शायद हमें आपको वो बात बुरी लगेगी, वो जेनजीज तो उस आपका जो मेन नैरेटिव था हिंदू मुसलमान, उसको डिस्कार्ड ही कर देते। वो सुनना भी नहीं चाहते, समझना भी नहीं चाहते। मतलब आपने जो बोला वो सारा पानी में गया। तो इन जेनजीज से, और जो ये प्रधानमंत्री की जो एक रोबस्ट इमेज, देवी इमेज बनाई गई, उनके मंदिर बन रहे, वो नॉन बायोलॉजिकल है, और वो ये है वो, वहां जब बच्चों के मुंह से पिटने के बाद उन्होंने देखा हमें इंसाफ नहीं मिल रहा, उनके मुंह से जो शब्द निकले ना, वो इतने बरसों की इमेज, जितनी धूल दूसरे हुई, हिंदुस्तान में किसी भी नेता की नहीं हुई। उसके बाद भी ये बीजेपी आईटी सेल उन बच्चियों के घर जा जाके ये संघी उनको ढूंढते रहे और उनको एक्सपोज करते रहे, उनसे माफी मंगवाते रहे जबरदस्ती। खैर, अब ये जो बात हो रही, बीजेपी जो पार्टी है, इसमें इसका असर पड़ता है नहीं। देखिए, किसी भी चुनाव में हर पार्टी के पास बहुत थोड़े से डेडिकेटेड वोटर्स होते हैं, वो हर पार्टी के पास होते हैं, लेकिन मेजोरिटी जो होती है फ्लोटिंग वोटर्स की होती है। आपको याद होगा दिल्ली में बीजेपी कांग्रेस का हमेशा चलता था, लेकिन जब आम आदमी पार्टी आई, फ्लोटिंग वोटर्स ने बात बना दी। इस आंदोलन में वो जो फ्लोटिंग वोटर्स थे, जो कहीं ना कहीं बीजेपी की तरफ इंक्लाइन थे, उन्होंने जब देखा कि कितनी असंवेदनशील सरकार है, छात्रों की इतनी निर्ममता से पिटाई होने के बाद, पैलेट गन चलने के बाद, प्राइवेट पार्ट में लड़की के डंडा घुसाने के बाद, एक वो थप्पड़ लांबा डीसीपी के द्वारा थप्पड़, एक पुलिस वाले पे एक्शन नहीं हुआ। गृह मंत्री डायरेक्ट सदन में क्यों बयान देंगे? क्या कार्रवाई नहीं कर सकते? इसका मतलब गृह मंत्री के आदेश पे हुआ था, और इसीलिए वो गृह मंत्री छुपे रहे। तो जब देश की जनता ये देख रही है, तो ये जो फ्लोटिंग वोटर्स होते हैं, सरकार हमेशा वही बनाते हैं। डेडिकेटेड वोटर्स है, आज तक कोई ऐसी पार्टी नहीं है जो सरकार बना पाई। और ये तो मिस्ड कॉल वाली पार्टी है, जो वर्ल्ड की सबसे बड़ी मिस्ड कॉल थी। रात को रंगीन बातें करने के लिए इस नंबर पे मिस्ड कॉल दे, वहां पर्चा लगा दिया, 100 लोगों ने मिस्ड कॉल करी, पता लगा आप भाजपा के सदस्य बन गए। रंगीन रातें नहीं, वो तो अच्छे दिन वाली बात हो गई। तो लेकिन शेखर जी, जैसे कि मैंने बताया 2029 में अब लोकसभा के चुनाव होंगे, बीजेपी के पास तो टाइम है डैमेज कंट्रोल का, चीजें सुधारी जा सकती हैं। बीजेपी की स्थिति पहले भी ऐसे रही है, राहुल जी ने जैसा बताया 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले भी चौकीदार चोर है जैसे नारे लग रहे थे, ऐसा लग रहा था कि बीजेपी हार सकती है, लेकिन बीजेपी बहुत मजबूत होकर निकली। 2024 के लोकसभा चुनाव में जब बीजेपी 240 पर आ गई, तब भी कहा गया कि देखो बीजेपी के बुरे दिन शुरू हो गए, लेकिन फिर उसके बाद बीजेपी हरियाणा जीतती है, बीजेपी उसके बाद महाराष्ट्र जीतती है, बीजेपी उसके बाद दिल्ली जीतती है, बिहार जीतती है, पश्चिम बंगाल जीत जाती है। देखिए, ऐसा 2014 का एक चुनाव जीता बीजेपी ने, नो डाउट। उसके बाद 2019 का चुनाव जीता,
अब इनको जो ये राहुल भाई हमारे कह रहे थे कि हर बार लगता है कि बीजेपी अब गई, बीजेपी अब गई, वहां बीजेपी क्या सोचती है, अरे हम इतना चढ़ गए, अब तो हम आसमान में, अब तो 400 पार, अब तो 400 पार, तो 400 पार से करते हुए 240 पे आ गए। और अगर 400 आ जाते तो ये अगर सीटें अगले चुनाव में बढ़ भी जाती ना, 895 हो जाती, तो बीजेपी का दावा होता हम तो 1600 सीट जीतेंगे, और क्या पता ज्ञानेश कुमार जी के राज में वो जीत भी जाते। बीजेपी की जो हालत है वो ज्ञानेश कुमार की तो ट्रम्प साहब भी तारीफ कर रहे हैं। जी जी जी, ट्रम्प साहब भी तारीफ कर रहे हैं। ट्रम्प साहब, ये जो लोग ताश खेलते हो जानते हैं, अंग्रेजी में ट्रम्प को ही वो जोकर कहते हैं। तो अगर उनके पास ट्रम्प है तो हमारे पास भी जोकर है, अगर कोई ताश खेलेगा तो मेरा ये कहना है कि गडकरी और जो पुरी का भी बात है, गडकरी और जो मोदी शाह के बीच में एक दूरी है, और जो संघ वाला जो मामला तो वो भी यहाँ पर है। अब ये E20 वाले में गडकरी जी दूसरे के मंत्रालय पर क्यों ज्यादा बड़बोले हो रहे थे, क्यों ज्यादा बयानबाजी कर रहे थे, तो वो किसको निशाना बना रहे थे। और अब जब गडकरी पे निशाना लगना चाहिए, मतलब लग रहा है जो हरदीप पुरी पे लगना चाहिए, उसको पीछे से कौन प्रपोर्ट कर रहा है। तो ये विनाश काले विपरीत बुद्धि एक बात इनको प्रूव करे कि देखिए, संघ के भी जो वर्कर्स हैं, संघ के भी जो स्वयं सेवक हैं, उनके पास भी गाड़ियां हैं, और उनको जिनकी गाड़ियां हैं, जो राहुल भाई देखिए भाजपा संघ समर्थक व्यक्ति है, इनका भी अभी सुझाव आया कि इसको फेज वाइज करना चाहिए था ये वो, लेकिन इनकी भी मंत्री ने नहीं सुनी। अब राहुल भाई के पास बढ़िया वाली E6 गाड़ी है तो बच गए उस मामले से, लेकिन संघ के जो बाकी स्वयं सेवक होंगे, इनकी तरह सिंपैथी रखते होंगे भाजपा से, उनको लग रहा है कि हम तो बंधुआ मजदूर है, आप तो अंबानी अडानी को फायदा पहुंचाते जा रहे हैं, गडकरी जी को फायदा पहुंचाते जा रहे हैं, लेकिन हमारा क्या हो रहा है। हमारी गाड़ियां, एक गाड़ी खरीदना आदमी के जीवन में बहुत बड़ा माइलस्टोन होता है। आप पूरे एक मिडिल क्लास को हिट कर रहे हैं, और आप मतलब वो भी मतलब बिना संवाद किए हुए। राहुल भाई की बात से साफ है कि संवाद उस पर ढंग से नहीं हुआ, क्योंकि अगर फेज वाइज उसको करना चाहिए था तो ये बात सरकार ने क्यों नहीं सोची। मसला ये है, ये सरकार संवाद वाली सरकार ही नहीं है। सबसे पहले जब छात्रों का विवाद है, इन्होंने संवाद ही नहीं किया। जब छात्रों की निर्ममता से पिटाई हुई, और उसके बाद जब ये बात उठी, तब भी इन्होंने संवाद नहीं किया, इन्होंने कोई एक्शन अपनी तरफ से नहीं दिखाया कि नहीं जी, छात्रों के साथ हमारी भी कुछ सहानुभूति है। अगर आप आरोप लगा रहे हैं कि जी पुलिस के साथ बर्बरता हुई, पुलिस के साथ किसने करी? इनके लोगों ने, मैं नाम बताता हूँ, अक्कू पंडित है, और वो अभिषेक ठाकुर है, स्वतंत्र भारद्वाज है, इन सबके वीडियो है। चलिए शेखर जी, इन्होंने पुलिस वालों को पीटा। इस चर्चा के हम आखिरी पड़ाव में हैं, आखिरी सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं, राहुल जी के पास चलते हैं। राहुल जी, कुछ ही महीनों के बाद 7 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं 2027 में। पहले 5 राज्यों में होंगे, उसके बाद फिर गुजरात वाला चुनाव आखिरी में होता है 2027 के। उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा सूबा है, 80 लोकसभा की सीटें आती हैं, 403 वहां विधानसभा की सीटें हैं। 2017 से लगातार बीजेपी सत्ता में है। अभी आपके हिसाब से बीजेपी क्या मजबूत स्थिति में है? कल जैसे ही नई टीम की घोषणा हुई, उसके तुरंत बाद विनोद तावड़े को कमान दे दी गई है यूपी चुनाव लड़ाने की, रणनीति बनाने की। आपके हिसाब से बीजेपी 27 में हैट्रिक लगाने जा रही है, या मामला फंसा हुआ है इस बार? वैभव जी, ऐसा नहीं है कि लोकप्रियता डाउन नहीं हुई है। राम मंदिर के मुद्दे ने डैमेज किया है, इसमें कोई शक नहीं है, और पर ये डैमेज कितना किया है इसको यूजीसी वाले मामले ने भी किया है। देखिए, नीट वाले मामले को मैं नहीं मानता हूं कि कोई डैमेज किया है। ये मेरा बिल्कुल साफ मानना है कि ये नीट का जो मामला है ना, ये सिर्फ और सिर्फ मीडिया का मामला है। मैं यूजीसी वाले मामले की बात कर रहा था सर। तान के रख रहे हैं बस। ये कहीं भी आपको इसका डैमेज, आपको नीट वाले मामले का डैमेज कहीं दिखाई नहीं देगा। ये आप मेरी इस बात को मान लीजिएगा, क्योंकि इसके लिए कोई मीटर नहीं है कि नाप कैसे सकते हैं हम। बीजेपी की लोकप्रियता राम मंदिर से जरूर धक्का लगा है उससे, लेकिन कितना लगा है इसके लिए ना मेरे पास मीटर है, ना आपके पास मीटर है, ना शेखर जी के पास मीटर है। बस हम अजम्प कर सकते हैं कि हाँ भाई ऐसा हुआ है ना। लेकिन नीट वाले मामले की बात यह है, नीट वाले मामले को लेके ज्यादातर लोगों में ये चला गया है कि ये फैब्रिकेटेड मामला था और इसमें ये लोग सारे पीछे थे। झारखंड ने भी बहुत सारे लोगों की पोल खोली है। ऐसा नहीं है कि झारखंड जब आया और झारखंड पे लोगों की चुप्पी, तो ये समझ में आ गया था कि भाई ये सरकार को घेरने के लिए, जैसे किसान आंदोलन फैब्रिकेटेड किया गया था, ये वैसा ही कुछ था, और इससे कोई बीजेपी को कोई डैमेज नहीं हुआ है। लेकिन हाँ, राम मंदिर से डैमेज है, वो कितना है। लेकिन अब जहां तक यूपी के इलेक्शन की बात है, यूपी इलेक्शन में मैं ये भी नहीं कहूंगा
कि बीजेपी बहुत कमजोर स्थिति में है। ऐसा नहीं है बीजेपी कमजोर स्थिति में है यूपी में, और समाजवादी बहुत मजबूत हो गई है। हाँ, टक्कर का मामला हो सकता है परसेंटेज में 2-4 परसेंटेज का ही अंतर रहे जब जो मत प्रतिशत आएगा उसमें, लेकिन बीजेपी ओवरऑल ऐसा नहीं है कि लूज कर गई और मैं ये बोल दूं कि नहीं भाई बीजेपी तो यूपी लूज कर गई है और अब तो कुछ हो ही नहीं सकता है। अभी भी योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता अखिलेश यादव जी से ज्यादा है। इस चीज को आप मानिए, आप गांव गांव जाइए, सर्वे करिए। वो बोल रहे हैं, शेखर कुमार जी बोल रहे हैं फ्लोटिंग वोट होता है, फ्लोटिंग वोट ये करता है, फ्लोटिंग वो करता है। ये 2014 के बाद शब्द गढ़ा गया फ्लोटिंग वोट, है ना। तो ये फ्लोटिंग वोट कुछ परसेंट होता है, ये नहीं है कि ये सरकार बनवाते हैं और सरकार गिरा देते हैं, ऐसा नहीं है। ये कुछ परसेंट होते हैं, बाकी तो बीजेपी को आप किसी गांव में जाइए आपको पता चल जाएगा। देखिए यूपी में तो गांव बहुत ज्यादा है, शहर भी 24 में बात बिगड़ गई थी जी। यूपी में 24 में बात बिगड़ गई थी, बीजेपी 33 पर आ गई थी, सपा 37 पर चली गई थी। 24 का मैं आपको बताता हूं ना, 24 की में बात कैसे बिगड़ी थी। 24 में पुरुषोत्तम रूपाला का बयान, आपको याद होगा पुरुषोत्तम रूपाला लल्लू सिंह का बयान, है ना। तो वो जो बीजेपी का कैडर वोट था उसने समाजवादी पार्टी को वोट किया है। और ईस्टर्न यूपी जहां लगातार बीजेपी हारी, वहां देखिए आप क्यों हारी बीजेपी। जो कैडर वोट था बीजेपी का वो कहीं खिसक गया। इस वजह से खिसका क्योंकि किसी ने एक बयान दिया जिससे लोगों की भावनाएं आहत हुई और बीजेपी की तरफ से उसको कंडेम नहीं किया गया। पुरुषोत्तम रूपाला को मंत्रिमंडल से नहीं हटाया गया था, खूब मांग हुई, इस पे प्रदर्शन भी हुए थे, तो वो डैमेज था। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है वो एक बार झटका दे दिया तो अब लगातार बार बार झटका मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। ये खुशफहमी में रहने के लिए कोई कुछ भी रहे। और 24 को ये भी मत मानिए कि वो बहुत, आपको 24 की एक और स्थिति बताता हूं मैं। समाजवादी पार्टी जब इलेक्शन लड़ रही थी ना 24 में, समाजवादी पार्टी के जो बूथ अध्यक्ष होते हैं ना, प्रॉपर बूथ अध्यक्ष भी नहीं थे, जबकि बीजेपी के पास प्रॉपर बूथ अध्यक्ष थे। समाजवादी पार्टी तो 2024 का इलेक्शन जीतने के बाद फिर अपना बूथ प्रहरी और ये सारी ड्राइव चलानी शुरू की है। अभी भी समाजवादी पार्टी का अगर जो आप देखेंगे वैभव जी, तो उनसे कोई एक लोकसभा का मांग लीजिए डेटा और बोलिए कि भाई हम आपके बिल्कुल बिल्कुल उनका संगठन बूथ स्तर तक का नहीं है। लेकिन आपको ये बात भी माननी पड़ेगी कि समाजवादी पार्टी ने 2022 के बाद से अपनी रणनीति में काफी बदलाव किया है। फैजाबाद लोकसभा सीट सामान्य सीट है, वहां से एक दलित उम्मीदवार को उतारना ये बड़ा फैसला था। पीडीए वाला कार्ड खेलना वो दांव चल गया अखिलेश यादव का। और आपका कहना कि जो वोटर 2024 में छिटक गया था वापस वो बीजेपी के साथ चला आया होगा, इस बात की क्या गारंटी है। यूपी की राजनीति में तो हमेशा से देखते आए हैं कि जो वोटर एक बार छिटक गया वो 2-4 चुनाव तक छिटका ही रहता है। बसपा का हाल आप देख ही सकते हैं, लगातार वोट परसेंटेज कम होता जा रहा है। देखिए बीजेपी ना तो बसपा है, बीजेपी को वाम सेफ की जरूरत नहीं है जैसे बसपा को वाम सेफ की जरूरत होती है। बीजेपी के पास अपना कैडर बहुत मजबूत है। आप ये देखिए, बेसिक पार्टी में अंतर समझिए आप। अगर जो अभी भी समाजवादी पार्टी इतना सब करने के बाद भी अभी भी संगठन के स्तर पे बीजेपी को टक्कर नहीं दे सकती है। बीजेपी का संगठन आज भी बहुत मजबूत है और वो बीजेपी का संगठन बिल्कुल जमीन पे काम कर रहा होता है। बूथ प्रभारी जो बूथ अध्यक्ष होते हैं वो जमीन पे काम कर रहे होते हैं और वो 1000 वोट के लिए काम कर रहे होते हैं। उसके नीचे पन्ना प्रमुख होते हैं जो अलग अलग वोटर लिस्ट का जो पन्ना होता है, पेज होता है, उस पे काम कर रहे होते हैं। तो बीजेपी का संगठन, ये सही बात है आपकी कि छिटक गया, बहुत लंबे समय तक छिटक गया। जो बीजेपी की राहुल जी, बीजेपी के संगठन की जिस संगठन की आप बात कर रहे हैं, बीजेपी के जिन बूथ अध्यक्षों की बात कर रहे हैं, मैं यूपी से ही आता हूं, अयोध्या का रहने वाला हूं। उन्हीं संगठन के लोगों की बातें स्थानीय थाने में सुनी नहीं जाती है। उन्हीं बूथ अध्यक्षों की पिटाई होती है, मंडल अध्यक्षों को प्रताड़ित किया जाता है पुलिस के द्वारा और अधिकारियों पर कोई कार्रवाई नहीं होती, ऐसा बीजेपी के ही लोगों का कहना होता है। पूरी तरह अफसरशाही है, अधिकारियों का रौला होता है, विधायक सांसद तक हाथ जोड़े खड़े रहते हैं, कोई नहीं सुनवाई हो रही। सब कहा जाता है कि बस पुलिस का ही राज है, योगी बाबा के दफ्तर से आदेश आता है, वही सब चलता है। ये सब भी भारी पड़ सकता है बीजेपी को। देखिए, ये जो ऐसी समस्याएं ना सदा रहती है, ऐसा थोड़ी कि पहली बार ये समस्याएं आई है। ये तो जब बीजेपी की सरकार 2014 में बनी थी तब भी बोला गया कि संगठन के लोगों का कोई ख्याल नहीं है। फिर 19 में बन गई, फिर 17 यूपी जीत गए, 17 के बाद 22 भी जीत गए। कौन सा ऐसे 5 साल रहे वैभव जी जब संगठन के लोगों के ये मीडिया ने ये चर्चा नहीं की हो कि संगठन का ख्याल नहीं रखा जा रहा है और संगठन के लोगों को थाने में खड़ा कर लिया जाता है। अच्छा एक बात बताइए, जो कानून व्यवस्था है वो कानून व्यवस्था है इस देश में, उसके लिए क्या कानून व्यवस्था से और पुलिस प्रशासन से ऊपर संगठन को कर देना चाहिए क्या, जैसे समाजवादी पार्टी करती है?
कि नहीं हमारा कोई भी कैडर का बंदा आ जाएगा उसकी बात सुनेगी, थानेदार खड़ा होगा, एसएसपी खड़ा होगा, अगर जो हमारा जिलाध्यक्ष आ गया तो एसएसपी खड़ा होगा, बराबर में चेयर डालेगा, वहां बिठाएगा। ये होना चाहिए क्या इस देश में? क्या देश में एनआरकी होनी चाहिए? जिनका काम प्रशासन चलाना है वो प्रशासन चलाएं, जिनका काम पार्टी के लिए काम करना है और पार्टियों को मजबूत बिल्कुल। करना है, शेखर जी के पास चलते हैं। राहुल जी आपकी बातें बिल्कुल सही है कि पुलिस अधिकारियों पर राजनीतिक दबाव नहीं होना चाहिए, लेकिन यह बात भी सच है कि कोई राजनीतिक कार्यकर्ता किसी पार्टी की मदद करता है, चुनाव जितवाता है, दिन रात एक करता है, तो उसके बदले में कुछ अपेक्षा भी करता है कि मेरी सरकार आने के बाद, मेरी पार्टी की सरकार आने के बाद मुझे सुरक्षा मिलेगी। शेखर जी के पास चलते हैं। इस देश से प्यार करने वाले लोग राष्ट्रवाद, नेशन फर्स्ट पे भी काम करते हैं। ये नहीं है कि भैया पार्टी फर्स्ट है और पार्टी के लोग फर्स्ट हैं, भ्रष्टाचार फर्स्ट है। तो बीजेपी का अपना जो बीजेपी की आइडियोलॉजी है वैभव जी, वो एक बीजेपी आइडियोलॉजिकल पार्टी है। ऐसा नहीं है बीजेपी अवसरवादी पार्टी है कांग्रेस की तरीके से, जब मन किया तब वामपंथ की तरफ खिसक गए, जब मन किया तब बोले बस कि भाई कीजिए राहुल जी, कितनी अभी कल सूची आई हुई है, मैं नाम गिनाऊं आपको। रोहन गुप्ता कौन से बीजेपी के विचारधारा वाले नेता हैं, कांग्रेस से आए हुए हैं, कांग्रेस के मीडिया सेल के हेड थे, प्रवक्ता थे, बीजेपी में आ गए। मनप्रीत सिंह बादल को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया है, कौन से विचारधारा वाले नेता हैं वो? अकाली दल में रह चुके हैं, कांग्रेस में रह चुके हैं, बीजेपी में आए हैं। हजारों ऐसे नाम हैं। संदीप पाठक कौन से नेता है, राष्ट्रीय सचिव बनाए गए हैं, आम आदमी पार्टी में थे, अभी कुछ ही महीने पहले आए हैं बीजेपी में। विचारधारा का उतना सम्मान नहीं किया जा रहा है बीजेपी में। वैभव जी बहुत सारे लोग उपाध्यक्ष बनाए गए हैं जो बीजेपी, जैसे बैजंत जय पांडा, वो बीजेपी के नहीं थे, बिल्कुल पार्टी में आए है ना, वो उपाध्यक्ष हैं। वैसे ही आपने 3-4 नाम गिनवाए। अच्छा एक बात बताइए, बीजेपी में कार्यकारी शक्ति किसके पास होती है? आपने ही बताया था अभी थोड़ी देर पहले। जो लोग आ रहे हैं, एक पॉलिटिकल पार्टी होने के नाते सबको एडजस्ट किया जाता है, लेकिन कभी भी राष्ट्रीय अध्यक्ष संघ से पल्लवित आदमी बनेगा और जो ये बनेंगे महामंत्री होंगे वो बीजेपी कैडर के लोग होंगे। कोई ऐसा नहीं है कि कार्यकारी शक्ति समय की कमी है सर जी। शेखर जी के पास चलते हैं। आपकी बात में बस इतना ही जोड़ना चाहता हूं कि वो जो एक पद दूसरे दल के आए हुए नेता को दिया जाता है, वो अगर मूल बीजेपी के रहने वाले को किसे दिया जाता तो पार्टी कार्यकर्ताओं में भी एक उत्साह रहता कि इन्हें नाम दिया जा रहा है। जी शेखर जी, 2027 कितने आप बताइए जी, जो दूसरी पार्टी से आए हुए लोग हैं, और दूसरी पार्टी से आए हुए लोग क्या उनको एडजस्ट नहीं किया जाना चाहिए? मतलब वो ले लिया और उनको बोल दिया जाए कि दूध के मक्खी की तरह निकाल के फेंक देंगे। ये एक पॉलिटिकल पार्टी है और नेता इधर से उधर आते रहे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पहली बार आ रहे हैं, नेता उधर से आए हैं, कभी कांग्रेस से भी आए, बहुत सारे बीजेपी के कांग्रेस में गए। जो आज कांग्रेस के अध्यक्ष है वो कौन है बताइए? यूपी के अध्यक्ष कौन है? कौन सी पृष्ठभूमि जरा की बताइए ना। वो भी तो बीजेपी और यहीं से गए हुए, संघ से गए हुए लोग हैं ना। बिल्कुल, अजय राय कई सारी पार्टियों में रह चुके हैं, लेकिन बात ये भी है राहुल जी कि फिर बार बार विचारधारा राष्ट्रवाद, इनकी चर्चा भी ठीक नहीं लगती। क्या बीजेपी की विचारधारा पे किसी दूसरे दल से आए हुए लोग विचारधारा को बदलने की कोशिश करते हैं? क्या बीजेपी की विचारधारा बदल गई? क्या बीजेपी की विचारधारा जो है सो है, वो सबको पता है, आपको पता है, मुझे पता है। मूल भाजपा से नहीं आते थे आरके सिंह, आपने उनको मंत्री बना के रखा था बीजेपी सरकार ने। जैसे ही मंत्री पद गया, उनके बोल अभी क्या है आप जानते हैं? राजकुमार सिंह अभी वो सोशल मीडिया पर कैसी पोस्ट डाल रहे हैं, अरुणाचल प्रदेश को लेकर कैसे सवाल खड़े कर रहे हैं, आपको पता है। वो मूल बीजेपी के नहीं थे, उनको मंत्री बनाया गया, मंत्री पद जैसे ही गया उन्होंने अलग रंग दिखाना शुरू कर दिया। तो बात यह है कि अगर कार्यकर्ताओं को उपेक्षा करके दूसरे किसी अधिकारी को बना दिया जाता है, किसी दूसरे दल से आए हुए लोगों को बना दिया जाता है, तो वो लोग पद जाने के बाद फिर अपना असली स्वरूप भी दिखा देते हैं। जी शेखर जी, 2027 यूपी चुनाव, आपका क्या मानना है? देखिए ऐसा है कि अभी एक बात ये कह रहे थे राहुल भाई कि वहां पे पन्ना प्रमुख है, हमारा संगठन इतना मजबूत है, सपा के पास ये नहीं है, पर 24 में इसलिए हार गए क्योंकि 2 बयान ऐसे आ गए। जब आपका संगठन ऐसा है कि 2 बयानों के बाद आप 24 का चुनाव हार गए, तो आपके पन्ना प्रमुख और सब बातें करना बेईमानी है। वहां पे यूपी में त्रिकोणीय मुकाबला है। त्रिकोणीय मुकाबला कैसे है कि जनता इस बार योगी जी को हरा रही है, या अमित शाह योगी जी को हरा रहे, या समाजवादी पार्टी योगी जी को हरा रहे। इसमें जो है ये बहुत कड़ा मुकाबला है, इसमें कौन जीतेगा ये नहीं पता, लेकिन योगी बाबा दोबारा नहीं आ रहे। दूसरी बात, अभी बात चल रही थी विचारधारा की, और इन्होंने कहा नहीं भाजपा में दूसरी पार्टी से लोग आ जाते हैं, लेकिन कार्यकारी की शक्ति किसके पास होती है? संघ से आए हुए व्यक्ति के पास होती है, यानी जो भी भाजपा में जा रहे हैं वो सेकंड क्लास सिटीजन होते हैं। दूसरी बात, भाजपा में जो संघ से आए होते हैं तो आइडियोलॉजी ये है
कि संघ में चित्पावन ब्राह्मणों के पास ही उनका संघ का जो संघ संचालक होगा वो वहीं से आएगा, वो दलित नहीं बनेगा। ये आइडियोलॉजी है जिसका सहारा भाजपा लेके चल रही है। भाजपा ने कभी कोशिश नहीं करी कि संघ की आइडियोलॉजी बदले, भाजपा के किसी नेता की हिम्मत नहीं हुई संघ की ये ब्राह्मणवादी विचारधारा बदले। रज्जू भैया ये देखिए, ये इनकी आइडियोलॉजी जो है, इसी आइडियोलॉजी। राहुल जी देखिए, राहुल जी बड़े पेशेंस से मैं आपकी बात सुन रहा था। अब आप मौका दीजिए बोलने का। बड़े मैं कहीं भी नहीं बोला सर, मैंने उंगली उठाई थी परमिशन के लिए। तो अब मेरा ये कहना है कि यूपी में जो बटकों की पिटाई भी, शंकराचार्य का आई कार्ड मांगा गया, इनको यूजीसी का मुद्दा हराएगा, या राम मंदिर में जो इन्होंने संघी चोरों को बचा के रखा, जिनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई, मोटी मछलियों के खिलाफ, और 2021 से चोरी हो रही थी, एसआईटी सिर्फ 40 दिनों की जांच कर रही है। ये एसआईटी भी जो लंपट राय को अगर वो 5 तारीख को जानकारी मिल गई थी, उसके 2 दिन बाद वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रहा है कि कुछ लेखनी नहीं पाया गया, तो वो आदमी सबसे पहले शक के दायरे में होना चाहिए था। उसी के कहने पे एसआईटी, वहां योगी बाबा को इतनी भी वहां लिबर्टी नहीं थी कि वो डायरेक्ट एफआईआर कर दे। योगी बाबा के ऊपर 2 उप मुख्यमंत्री जो बिठाए गए हैं, टिकटों के वितरण में उनकी कितनी चलेगी ये पूरा देश देख रहा है। तो योगी बाबा का तो गेम तय हो चुका है, ये तो मोटा भाई कर चुके हैं, इसमें तो कोई शंका वाली बात नहीं है। अब देश ये देख रहा है कि मंदिर के नाम पे जो ये आरएसएस का इतना बड़ा मुख्यालय बन गया, एक अनरजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन का, वो क्या चंदा चोरी के पैसों से बनाए? इसकी जांच कौन करेगा? ईडी कब आएगी? जो संगठन रजिस्टर्ड नहीं है, उस संगठन को इन्होंने, उस एनजीओ को जो मतलब भारत के कानून को नहीं मानता, भारत के कानून के हिसाब से अपना रजिस्ट्रेशन नहीं कराता, उसको ये सर्वे मानते। तो इनका देश के कानून से कोई लेना देना नहीं। एक आपराधिक जांच में एसआईटी का, इस एसआईटी का कोई प्रोविजन नहीं होता है, डायरेक्ट एफआईआर का मामला था और इसमें सबसे पहले गिरफ्तारियां होनी थी और जो चंदा चोर थे, लेकिन वो क्यों नहीं? क्योंकि वो सब संघ से जुड़े हुए आदमी थे, संघ से जुड़े हुए, राम का नाम लेकर लूट करने वाले ये लोग थे, ये लुटेरे थे। और ये कहना है नृपेंद्र मिश्रा का, जिसने कार सेवकों पे गोली चलाई, जिसको राम मंदिर का इन्होंने ट्रस्ट का चेयरमैन बनाया, क्योंकि ये तो संसद में इनके नेता ने कहा। शेखर जी, समय की कमी है सर। शेखर जी, राहुल जी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। वन इंडिया के साथ आप जुड़े, आपने चर्चा में भाग लिया, अपनी बातें रखी। तो फिलहाल भारतीय जनता पार्टी में नई टीम गठित हो चुकी है। ये नई टीम राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के नेतृत्व में काम करेगी। इस नई टीम में 13 राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाए गए हैं। वसुंधरा राजे को रिपीट किया गया है। कई सारे नए नाम हैं। 6 महिला राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाई गई हैं। 8 महासचिव बनाए गए हैं जो बेहद ताकतवर होते हैं पार्टी में। स्मृति ईरानी की वापसी हुई है संगठन में। 2024 के लोकसभा चुनाव में मिली हार के बाद वो नेपथ्य में गई थी। कहा गया था कि उनका राजनीतिक भविष्य अंधकार में है, लेकिन उन्होंने फिर से वापसी की है। इसके अलावा बहुत सारे सचिवों को बनाया गया है। आईटी सेल के हेड को हटाया गया है। राष्ट्रीय मुख्यालय के प्रभारी को भी हटाया गया है। नई जिम्मेदारी दी गई है नए नेता को। तो बीजेपी की नई टीम तैयार है। इंतजार है अब नरेंद्र मोदी सरकार की नई टीम का। मंत्रिमंडल में कौन सा फेरबदल होगा, किन बड़े मंत्रियों का पत्ता कटेगा और क्या सच में कई बड़े नामों की छुट्टी होने वाली है, ये सब आने वाले दिनों में पता चल पाएंगे। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.